जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इतिहास का। दिल्ली सल्तनत से चौथा क्लास है आज का ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्लास मैंने दिल्ली सल्तनत से करा चुका था, आज ये चौथा है। चलिए इसको जल्द से आज समाप्त करते हैं। आज का जो क्लास है चौथा, और शायद 1-2 पार्ट बचेगा, वो मैं करा दूँगा आज ही नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा किसका कथन अभिकथन सही है, कारण इसका सही है या नहीं। चलिए देखते हैं। बर्बन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित था। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और क्या है इसका कथन, कारण क्या है? ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। बर्बन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो ये भी सही है, जो कारण है वो सही है एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो मोहम्मद तुगलक ने पृथक किया। इसको मिलान चिन्ह कीजिएगा, मिलान चिन्ह कीजिएगा। इसको क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 नंबर, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सिद्दी मोगरा का वध किया था इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। मालवा और गुजरात की विजय, अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात का विजय हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा बंगाल विजय, गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा बंगाल विजय। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा सार्वजनिक निर्माण एवं विभाग की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी मिलान चिन्ह दिया हुआ था, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा, सैयद वंश के संस्थापक जो खिजर खान थे, उसका 3 उत्तराधिकारियों के नाम क्या क्या थे? मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन आगम शाह था, ठीक है। खिजर खान तीनों अधिकारियों के नाम निम्नलिखित थे। मुबारक शाह पहले हुआ संस्थापक, फिर आया कौन? मोहम्मद शाह, फिर आया अलाउद्दीन आगम शाह। बारह सौ 36 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया? 10 सुल्तान। 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया? तो 10 सुल्तान ने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तारीख़ मुबारक शाही। फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तारीख़ मुबारक शाही। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइएगा? जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्ति भूमि को जब्त करना सही है। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, ये भी सही है। दाग प्रथा चलाया था, घोड़ों में भी दागने की प्रथा थी। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंद लगाना सही है। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था।
सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो सही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक बताइएगा इसमें से। अभी कथन है, दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, ये सही है। कारण क्या है? राज्य का ध्येय संपूर्ण देशों को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना ना था, ये इसका जो है कारण ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। सिकदार क्या था? सिकदार था परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। इकबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वह था बर्बन। वो कौन था? बर्बन था। इसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए। बर्बन। बहादुर लोधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, ये सही नहीं है। ये सही है, उसने जौनपुर के सरखी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही, सही है। बंगाल को 1324 ईस्वी में पुनर्विजिट किया गया तथा गियासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। तो आग भी सही है और आग जो है सही व्याख्या करवाएगा। तो आंसर इसका जब ऑप्शन नंबर ए और आग दोनों सही है और आग ए का सही व्याख्या है। चलिए आ गया है दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों का उत्तराधिकारी के रूप में। कौन कौन आया था पहले? खिजर खान आया था, फिर खिजर खान, मुबारक शाह आया, मोहम्मद शाह आया, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन शाह आया। खिजर खान आया, मोहम्मद शाह आया, खिजर खान आया, मुबारक शाह आया, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन शाह आया।
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? 12,000 दास। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शौक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख़ फरिश्ता में यह लिखता है? तो ये हो जाएगा खिज्र खान। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कार्यक्रम क्या है? सही ये है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मोइनुद्दीन, बहरम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मोइनुद्दीन आया, फिर कौन आया? अलाउद्दीन महमूद शाह, फिर नासिरुद्दीन आया। नासिरुद्दीन आया। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो बरीद ए मामरी कहलाता था। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो बी नंबर सही नहीं है। इस्लामी मिनहाज उस सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली। मदन ए शिफा ए सिकंदरी शाही किससे संबंधित है? मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। बगनी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने यह भी लिखा है कि वर्ष 1357 तक होत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। वह सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था।
बगनी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही में सुल्तान फ़िरोज़ शाह का वर्णन किया है कि वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली। उसने यह लिखा है कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। ये देखिएगा, कथन से आता है एक प्रश्न। खिजर खान और मलका ए जहाँ दावते उड़ान और रंग रेगियाँ मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही अपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। तो ये जो है, यह कथन किस सुल्तान के बारे में है? ये कथन है तारीख़ फ़रिश्ता यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मिलान चिन्ह देखिएगा, प्रबंधक हो जाएगा बर्बक। शाही महल का प्रमुख प्रभारी हो जाएगा वकील ए दर। अंगरक्षकों का मुखिया हो जाएगा सरे जानदार। खौमा ढोने वाला हो जाएगा केवानी। निम्न से पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है क्या है? डी नंबर। 2 इतिहासकार बगनी और यामा मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। यामा कहता है कि कृषि पर नया अतिरिक्त कर लगाया जाता था और बगनी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। काश ये देखिएगा, मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भावनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी और सममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ हैं। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार इसने व्यक्त किया था, ये किया था बाबर ने। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों के शिक्षा के लिए बगदाद से मंगाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायित था। तो वह कौन सा सुल्तान था? इल्तुतमिश था।
सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए ललायित था। तो सुल्तान की पहचान कीजिए, कौन है सुल्तान? दिल्ली का नाम है ना, तो दिल्ली का नाम हो जाएगा तो इल्तुतमिश आ जाएगा पहले, ठीक है, पहला सुल्तान इल्तुतमिश। ये देखिए क्या है कथन। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। वह उल्लेखनीय है कि दिल्ली का सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया है, उसे हजरत दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? तो यह है इल्तुतमिश। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दों पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि क्या सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों के में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। ये किसका है? तो बर्बन का ये कथन है, ठीक है। ये सब कथन था, देखते हैं आगे और क्या है इसमें। एक और कथन है, देख लीजिए इसका। सुल्तानों ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जाने चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए, उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने। एक इब्न बतूता का बहुत अच्छा कथन है। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था। हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे में रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छू कर अभिनंदन करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने पूर्व विवरण लिखा था?
इब्न बतूता ने। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह किसका कथन है, कौन सा सुल्तान का? तो तुर्काने चिहरगानी, तुर्काने चिहरगानी इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एकजुट का निर्माण किया था, सरदारों के गुट का निर्माण किया था। जिरगे अगा जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? यह है बर्बन से संबंधित है। ये बर्बन से संबंधित है। जिरगे अगा जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? तो ये बर्बन से संबंधित है। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? रणथंभौर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इब्न बतूता ने। सुल्तानगढ़ किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद का। सर्व कर किस पर लागू होता था? सर्व कर जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था दिल्ली का? तो यह था इल्तुतमिश। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? सिंचाई कर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इब्राहिम लोदी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है पद्मावत में। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो विशुद्ध अफगान या पठान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था उसका सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बर्बन।
तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिजर खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? खिजर खान पैगंबर का वंशज था। खिजर खान पैगंबर का वंशज था। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिजर खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? खिजर खान जो था पैगंबर का वंशज था। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिजर खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? खिजर खान पैगंबर का वंशज था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो ये नियम था अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। बरीद कौन थे? बरीद थे गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाला बरीद। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुर्काने चिरगानी कौन थे? तो ये थे 40 तुर्क अमीरों का समूह। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रथम तराइन युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच। सजाइए कौन सा कैसे होगा? सबसे पहला तो हो जाएगा गुलाम वंश, सैयद वंश, गुलाम तुगलक, सैयद लोधी, CABD, गुलाम तुगलक सैयद लोधी। ये बताइएगा 296 नंबर। सजाइए इसको। सबसे पहला हो जाएगा तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। फिर हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण। फिर हो जाएगा राजधानी स्थानांतरण। फिर हो जाएगा तैमूर का आक्रमण। यहाँ देख सकते हैं मिगान चिन्ह बोला है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। खानवा का युद्ध क्या हो जाएगा बताइए? ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, घाघरा का युद्ध हो जाएगा 1529, खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527।
सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? गुलाम सैयद लोदी, भागल लोदी। क्या हो जाएगा? भागल लोदी हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह वहां पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में तराइन का दूसरा युद्ध में हराया था? 1192 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से ले गया वो कहाँ? दौलताबाद। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को घेरा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 में। पानीपत का प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी की तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था दिल्ली एवं आगरा तक। पानीपत का प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी की तोड़ दी। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह क्या था? तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह क्या था? दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को
रायन की उपाधि दी, तो हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो फिरोज शाह ने। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? दिल्ली के तुर्क अमीरों व सेनाधिकारियों ने उसका चयन किया। दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? राम प्रसाद त्रिपाठी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी? दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। बकाया लगान की वसूली के लिए। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबोधित कथन है? यह है गयासुद्दीन तुगलक से। यह है गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो बख्शी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? लाहौर। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम महिला शासक थी रजिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण
नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है तारीख़ फ़िरोज़शाही। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो खुसरो शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इब्न बतूता। दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? कोही कृषि विभाग से। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दी? 1326 से 27 ईस्वी में। चलिए आज का क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, दिल्ली सल्तनत से जो चल रहा था। और थोड़ा सा बचा हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चैनल पे जो भी नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।